Hi friends, I welcome you all at Crack Grade B in the video lecture series of multiple choice question on labor code. Today we are going to cover important schemes which can be important for your UPSC EPFO exam, and we all know that कि पिछले साल यानी कि 2017 में जब ये एग्जाम हुआ था तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम से करीब करीब 2 क्वेश्चंस इस एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। तो उसी चीज को ध्यान में रखकर इस वीडियो में हम जो पिछले कुछ टाइम में यानी कि करंट सिनेरियो में जो स्कीम्स लॉन्च हुई हैं उसको ध्यान में रखते हुए इसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उस पर 25% का डिस्काउंट दे दिया है। तो आप हमारे कोर्सेज को 1299, 1099, 899 और 799 में परचेज कर सकते हैं। इन तीनों केसेस में आप हार्ड कॉपी ले सकते हैं और 799 में आप इस कोर्स को ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। और इस कोर्स के अंदर केवल हम इंडियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल रिलेशन और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कवर कर रहे हैं। इन तीनों केस में आपको इसकी हार्ड कॉपी भेज दी जाएगी और टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन है और अपडेटेड लेबर कोड आपको इसके अंदर मिलेगा। फ्रेंड्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, हमने अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को मात्र और केवल 299 रुपए में लॉन्च किया है, जिसमें आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। 10 मॉक टेस्ट में आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और इंडियन इकोनॉमी का करंट, डायनेमिक एंड स्टैटिक पार्ट ज्यादा रहेगा। डायनेमिक में जो कुछ क्वेश्चन अगर करंट के हो सकते हैं तो वो भी आपको इस टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। इसमें टोटल टेस्ट जो है वो 10 मॉक टेस्ट हैं, जिसमें 6 इंडिविजुअल टेस्ट होंगे। इंडिविजुअल मतलब 2 टेस्ट होंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के फुल फ्लेज, 2 टेस्ट होंगे जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के फुल फ्लेज और इंडियन इकोनॉमी के 2 टेस्ट होंगे। बाकी 4 टेस्ट में आपको मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन इन तीनों क्वेश्चन से। तो आप ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आपको केवल पे करना है 299 रुपए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पीएम स्वनिधि स्कीम, which of the following statement is are true? Your options are: the scheme is available for beneficiaries belonging to only those state UTs which have notified rules and schemes under Street Vendor Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act 2014. The second option is, vendors can avail working capital loan up to rupees 10,000 which is repayable in monthly installment in the tenure of 1 year. The third option is, only the vendors who have been identified in the survey of street vendors, यानी कि थर्ड ऑप्शन में ये बताया गया है कि ये केवल उन वेंडर्स के लिए जिनका केवल सर्वे हुआ है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स। तो आपके ऑप्शंस है कि कौन कौन सी चीज इसमें ट्रू है। ए यानी कि केवल 3rd ट्रू है, 1 and 3 ट्रू है, 1, 2 and 3 सारे के सारे ट्रू है, या केवल 1 and 2 ट्रू है। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, क्योंकि ये जो स्कीम है इसमें जो वेंडर सर्वे के दौरान आइडेंटिफाई हुए हैं केवल उन लोगों के लिए नहीं है। अगर कोई भी वेंडर सर्वे में रह जाता है तो उस पर कुछ डॉक्यूमेंट्स को पेश करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स को देने के बाद वो इस स्कीम का लाभ उठा सकता है, इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकता है। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसके अंदर दिया गया। और जो कॉन्सेप्ट या जो चीज आपको इस क्वेश्चन में मिली थी वो यहाँ पर दी गई है कि अगर कोई भी वेंडर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अर्बन लोकल बॉडीज से ले लेता है तो वो इस स्कीम्स का लाभ उठा सकता है। और उसके लिए इस लेटर को लेने के लिए वो कोई भी डॉक्यूमेंट पेश कर सकता है, चाहे वो किसी भी एनबीएफसी से, एमपीआई से उसने कोई लोन लिया हो उसका डॉक्यूमेंट हो, मेंबरशिप डिटेल हो, किसी भी नास्फी, एनएचएफ इस तरह की कोई भी एसोसिएशन है उससे एक लेटर लेके कर सकता है। तो और कोई भी अपना डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड या ये सब देने के बाद भी वो अर्बन लोकल बॉडी से अपना एक पेपर, व्हाइट पेपर पर भी अप्रूवल ले सकता है कि हाँ ही इज वर्किंग एज अ वेंडर इस कोविड के आने से पहले। तो जब वो ये चीज प्रूव कर देगा तो उसको वो लोन मिल जाएगा वहां से। तो ये क्वेश्चन क्या था,
क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि केवल ओनली, तो आपको ये वर्ड थोड़ा सा ध्यान रखना था कि यहाँ पर मैंने ओनली वर्ड डाला था, द वेंडर हु हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द सर्वे ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स, नहीं, अगर जिसका सर्वे नहीं हुआ है उसके बाद भी वो वेंडर इस लोन को ले सकता है कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, वेरी फेमस स्कीम। ये जितनी भी स्कीम्स पर जो क्वेश्चन पे आपसे पूछ रहा हूँ ये सोशल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात है कि ये पिछले टाइम में करंट में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, तो इन पर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वहीं से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, बट इसी तरह का कोई क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछ सकता है। तो आत्मनिर्भर भारत योजना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज आर नॉट ट्रू, यहाँ पर आपको पता करना है कि नॉट ट्रू। तो इसके ऑप्शन, द स्कीम इज टू बी ऑपरेशनल फॉर द पीरियड 2022-2023. It is only for new workers who have joined the organization since October 2022, and in any case of employment, government's contribution cannot be more than 12%. तो इसके ऑप्शंस हैं, नॉट ट्रू बात कर रहे हैं, A3, 2 and 3, 1, 2 and 3 and 1 and 2। तो देखिए इसका आंसर होगा दोस्तों 3, क्योंकि गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है ना वो मैक्सिमम 12% नहीं है, वो मैक्सिमम 24% तक भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। उसकी डिफरेंट कंडीशन है, वो आपसे मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। बाकी ये जो स्कीम है 2020-2023 के लिए ऑपरेशनल है, सही बात है। और न्यू वर्कर सिंस अक्टूबर, यानी कि जिनकी नौकरी 1 अक्टूबर 2020 से पहले चली गई है और 1 अक्टूबर 2020 के बाद अगर वो ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में काम करना शुरू करते हैं तो वहां पर ये उन लोगों को ये इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में आपको जल्दी बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको, ये काफी बड़ा दिया गया है, इसमें 2 कंडीशन है। एक कंडीशन ये कि कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने अक्टूबर के बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है और उनकी सैलरी 15,000 से कम है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है जहां पर ईपीएफओ से वो रजिस्टर्ड है, ईपीएफओ के मेंबर है वो ऑर्गेनाइजेशन, उस केस में भी ये जो स्कीम है वो उनके लिए बेनिफिशियल होगी। दूसरा, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पर कोई बंदा अगर काम करता था और उसकी नौकरी 1 मार्च से लेके 30 सितंबर के बीच में चली गई है और उसने कोई भी एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन नहीं किया है इस बीच में, तो उस केस में भी उसको ये स्कीम के लिए बेनिफिशियरी होगी। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि मैंने बताया कि 12% 24% वाला, देखिए बेनिफिट्स क्या है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 1 अक्टूबर 2020 और 30 जून के बीच में, 2021 के बीच में जो भी एम्प्लॉयमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देती है तो उस केस में वो इसकी स्कीम का फायदा उठा सकता है। उसके बेनिफिट्स क्या है यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कोई स्कीम पढ़ रहे हैं तो उसके बेनिफिट को थोड़ा गहराई से पढ़िए, थोड़ा डीप में जाके पढ़िए, ताकि अगर उस पर कोई क्वेश्चन आपको घुमाने वाला है तो उस पर आप आंसर दे सकें। तो फर्स्ट कंडीशन इज, अगर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है जो जिसमें एम्प्लॉई है 1000 से कम या उसके बराबर, तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा 12% ऑफ वेज एंड एम्प्लॉयर्स 12% ऑफ कंट्रीब्यूशन, यानी कि आपको मालूम होगा कि ईपीएफ में 12% एम्प्लॉय का जाता है और 12% एम्प्लॉयर का। तो इस केस में अगर 1000 से कम एम्प्लॉय की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, 24% टोटल कॉस्ट है वो गवर्नमेंट बियर करेगी। तो ये इस स्कीम का बेनिफिट है। इन सेकंड केस, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 1000 से ज्यादा एम्प्लॉय है तो उस केस में केवल गवर्नमेंट जो है, जो एम्प्लॉय का शेयर है 12% उसको ही बियर करेगी, 12% ऑर्गेनाइजेशन को खुद डालना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब, जो क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का क्या 12% है, नहीं, इसमें डिफरेंट कंडीशन में जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है 24% के आसपास जा रहा है। तो वो हमारा जो ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन, वो गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन। मैंने नॉट ट्रू पूछा तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, मिशन कर्मयोगी। देखिए, बहुत ही फेमस एक मिशन था जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। अब आपको ये बताना है कि ये किस फील्ड से रिलेटेड है। योर ऑप्शंस आर सिविल सर्विसेज, लेबर वेलफेयर, प्रोविजन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग, बहुत चल रहा है आजकल ये न्यूज में, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए मिशन कर्मयोगी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। तो इसका आंसर देखिए होगा सिविल सर्विसेज, यानी कि मिशन कर्मयोगी को जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था वो सिविल सर्विसेज के लिए किया था। पर्पस क्या था? कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज के लोग हैं, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करना, ताकि, और दूसरा, दिस मिशन lay the foundation for capacity building of civil servant to ensure they learn the best practice while remaining entrenched in the Indian culture.
इंडियन कल्चर के हिसाब से ही एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को, आईएएस लोगों को काम करना पड़ता है, तो उनको बूस्ट करने के लिए, उनकी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। ठीक है, द मिशन विल हेल्प make the civil servant more efficient and accountable. Then the Prime Minister's HR Council will help and assist in the mission. Overall, we can say that this Mission Karma Yogi is launched to maintain, to boost the civil services capacity building, ताकि वो अपने कल्चर को ना भूलें और कल्चर के हिसाब से ही अपना काम करें। ओके, now Swamitva scheme is a central sector scheme launched to creation of accurate land records for rural planning. सुना होगा आपने स्वामित्व स्कीम के बारे में, तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि which one is the nodal agency for this scheme. मैं आपको थोड़ा सा ऐड कर देता हूं यहाँ पे, at national level. तो ये ऑप्शन है द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। फ्रेंड्स, ये जो स्वामित्व स्कीम है द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसको लॉन्च किया है और वही इसकी नोडल एजेंसी है। ओके, थोड़ा सा स्वामित्व स्कीम के बारे में देख लेते हैं। स्वामित्व स्कीम का जो मेन पर्पस है, वो पर्पस है, उसके ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू द सिटीजन इन रूरल इंडिया। ऑप्शंस आपको मैंने पहले बता दिया कि ये 24 अप्रैल को लॉन्च हुई थी और किसने, नेशनल पंचायत डे के दिन इसको लॉन्च किया गया था और द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज इज द नोडल मिनिस्ट्री। इसके बाद स्टेट में, स्टेट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, इसके लिए नोडल डिपार्टमेंट जो है इसकी नोडल एजेंसी है एट स्टेट लेवल, और स्टेट के कुछ पंचायत राज डिपार्टमेंट है वो भी इसके नोडल एजेंसी हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। थोड़ा ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो आपको ये स्कीम थोड़ा सा अच्छे याद हो जाएगी। एक्चुअली में क्या है कि कुछ लोगों को अपने लैंड्स के बारे में पता नहीं होता, तो इसमें सर्वे के हिसाब से लैंड का सर्वे कराया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि आपके पास इतनी फाइनेंशियल एसेट है जिस पर आप लोन ले सकते हैं। अगर आपकी कोई जमीन है तो उस पर लोन लेके आप बिजनेस कर सकते हैं, या फिर रूरल एरिया में है, कृषि जमीन है तो आप उस पर खेती के लिए लोन ले सकते हैं। इस तरह का कुछ इन्होंने इसके अंदर प्लान किया है। नाउ द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज क्रिएशन ऑफ एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड टू रूरल प्लानिंग। ठीक है, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा, प्रॉपर्टी टैक्स को डिटरमाइन भी करना है। गवर्नमेंट यहाँ पर थोड़ा सा क्लेवर और थोड़ा सा चालू बन के दिखा रही है कि हाँ भाई, प्रॉपर्टी टैक्स अगर मुझे लेना है तो सबसे पहले लैंड रिकॉर्ड का सर्वे कराना पड़ेगा, तो ये भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जीआईएस मैप से ये जो है एनी डिपार्टमेंट जो है एक जो सर्वे कर रहा है वो उस लैंड रिकॉर्ड को अपने पास रखेगा तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी पॉलिसी है, जो भी स्कीम बननी है, उसमें भी वो फायदा कर सकता है। तो ये था स्वामित्व स्कीम के बारे में मेरा क्वेश्चन था। इसकी नोडल एजेंसी नेशनल लेवल पे कौन है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ओके, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज गरीब कल्याण रोजगार अभियान इज अ मैसिव रूरल पब्लिक वर्क स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एम्पावर एंड प्रोवाइड livelihood opportunities to the returning migrant worker and rural citizen and giving them the 120 days of employment was launched from which state? थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन जनरली नहीं पूछता, बट ठीक है, आप ये इस क्वेश्चन को अगर आपने इस स्कीम को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप कम से कम ये तो बता देंगे कि ये लॉन्च कहाँ से हुई थी। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों बिहार से इसको लॉन्च किया गया था। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि 20 जून को तेलिहार ब्लॉक बेलदौर ऑफ खगड़िया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से इसको लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है कि 125 दिन का जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो बड़े बड़े शहरों से वापस आ रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देना था और इसके लिए गवर्नमेंट ने करीब 50,000 करोड़ की एसेट या फंड देना है। अब इसके बारे में देखिए ये कैसे कैसे होगा। ये जो माइग्रेंट वर्कर्स है, सबसे बड़ी चीज आप याद रखना कि इट इज फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स, और इसके लिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन से होंगे? आंगनवाड़ी, पंचायत भवन, कम्युनिटी सैनिटरी एंड कॉम्प्लेक्स etc। तो अभी ये जो स्कीम है इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो जो हाउस बना रही है गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए, हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा इस स्कीम का बेनिफिट या सबसे ज्यादा इस स्कीम के लिए पैसा खर्च किया गया है। ठीक है, एक चीज और आप यहाँ से लेना कि इसको केवल बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा में ही लॉन्च किया गया है, क्योंकि ज्यादातर वर्कर, माइग्रेंट वर्कर्स हमारे इन्हीं स्टेट से होते हैं, तो ये भी याद रखना आप। ठीक है, तो इट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। तो इसमें हमने सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स को कवर किया है। अगले लेक्चर में मैं इसको जल्दी ही अपलोड करूंगा। टिल देन आप पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग।